Jai Hind students, in this video I am going to teach you pedigree analysis and especially focus on autosomal traits. We have already studied about the pedigree analysis, that pedigree analysis, in pedigree analysis we perform a flow chart. We do a flow chart, we draw a flow chart of a family tree to show inheritance of any trait. ओके किसी भी ट्रेट को जनरेशन बाय जनरेशन कैसे वो फ्लो किया है, इसको शो करने के लिए हम लोग एक फैमिली डायग्राम बनाते हैं. नाउ दिस पेडिग्री चार्ट को किस लिए यूज किया जाता है? देन दिस इज़ यूज टू नो अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. Okay, now we were all knowing that genetic disorders are of two types: Mendelian disorders and chromosomal disorder. Mendelian disorder, chromosomal disorder, you don't have to draw the pedigree analysis. You don't have to do pedigree analysis for chromosomal disorders like Down syndrome, Turner syndromes. वो बच्चा शुरू से ही मीन्स उसको उस केस में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है. वो अधिकतर अचानक पेरेंट लेवल पे होता है, वो पास ऑन नहीं होता है और वो थोड़ा म्यूटेशन का अमाउंट, क्वांटिटी म्यूटेशन उसमें ज़्यादा है. जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो पॉइंट म्यूटेशन है और पॉइंट म्यूटेशन जो है वो पास ऑन होता है लाइक मेंडल. ओके, अब जब बात होती है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो रिलेटेड है पॉइंट म्यूटेशन से और दे फॉलो द लॉ ऑफ मेंडेलियंस, मेंडल की तरह ही वो ट्रेट पास ऑन होते हैं लाइक डोमिनेंट, रिसेसिव, इन सभी कैरेक्टर्स को वो फॉलो करते हैं. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दो तरीके के हो सकते हैं. याद रखेंगे कि ये डिसऑर्डर तुम्हारा पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है, जो कि नाइट्रोजिनस बेसेस के चेंज, इंटरचेंज या आपस में बदल जाने के कारण होता है. अब देखो मैं पूरा ड्राइंग जो है वो टेबल चार्ट दे रखा है, पीपीटी भी दे रखा है सारे इस टॉपिक्स का. एक एक करके मैं टॉपिक को समझा रही हूँ. आज हम पढ़ते हैं ऑटोजोमल ट्रेट्स के बारे में, या ऑटोजोमल ट्रेट क्या होते हैं और उससे हम डिजीज़ को कैसे रिलेट करेंगे. हमने पहले ही बता रखा है कि हम ये जो जितनी भी चर्चा हो रही है ये ह्यूमन बीइंग पर हो रही है. हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं? 46 हैं, जिसमें 44 जो हैं वो ऑटोजोम्स हैं और ये ऑटोजोमल ट्रेट को कैरी करते हैं. इनका सेक्स रोल में, सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है इन इस क्रोमोजोम्स का 44. ओके, और दो क्रोमोजोम्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोजोम है. अगर वो इंडिविजुअल लड़की है तो XX है और लड़का है तो XY है. ओके, तो अगर जो डिसऑर्डर्स इस क्रोमोजोम्स पर होंगे, मीन्स जो म्यूटेशंस, जो पॉइंट म्यूटेशंस 44 क्रोमोजोम्स पे होंगे, दैट विल नोन एज ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स. एंड जो डिसऑर्डर्स तुम्हारा ये XY पर होगा या XX पे होगा तो देन दैट डिसऑर्डर विल बी नोन एज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. जो म्यूटेशन इस क्रोमोजोम्स पे होंगे दैट विल कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. एंड द 44 ऑटोजोम्स पर यदि आपका डिसऑर्डर होता है, म्यूटेशन होता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोजोमल म्यूटेशन, ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स. And all these autosomal disorder will follow the Mendelian inheritance law. अब देखो, अगर वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस की तरह ही डिसऑर्डर हैं तो डिसऑर्डर भी तुम्हारे डोमिनेंट और रिसेसिव होंगे. जिस तरह की ऑटोजोमल ट्रेट तुम्हारा डोमिनेंट एंड रिसेसिव होता है, तो अगर हम ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल ट्रेट डिसऑर्डर्स को लेकर चल रहे हैं, ट्रेट डिसऑर्डर्स को, ओके, देन दे विल बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव. तो हमें पता है कि कोई भी ट्रेट अगर हम कह रहे हैं कि ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये डोमिनेंट में एक्सप्रेस होगा,
तो डोमिनेंट का जीनोटाइप क्या है? जैसे टॉलनेस कब एक्सप्रेस हो रहा था? जब टी और टी आ रहा था तब, या टी या स्मॉल टी आ रहा था तब डोमिनेंट के केस में अगर टॉलनेस, टॉल जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, इट मीन्स कि उसका जीनोटाइप ऐसा या ऐसा होना चाहिए। कोई कैरेक्टर अगर रेसेसिव है और वो रेसेसिव में एक्सप्रेस हो रहा है, इट मीन्स उसके जीन जेनेटिक अलील ऐसे होने चाहिए, ऑलवेज इन होमोजाइगस कंडीशन। Dominant can be expressed in homozygous and heterozygous conditions. Okay. Now, अगर ये हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो डिसऑर्डर्स भी हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव होंगे। अगर कोई डिसऑर्डर डोमिनेंट है, इसका मतलब है कि वो डिसऑर्डर उस व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को तभी होगा जब उसके दोनों ऑटोजोम्स, ये 44 हैं, इट मीन्स व्हाट, ये 22 पेयर्स में है, 22 पेयर्स में है, मतलब 22 इसके फादर से आए होंगे ऑटोजोम्स और 22 इसके मदर से आई होगी ऑटोजोम्स। तो जितने भी 1 2 3 4 टिल 22 सारे होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे। क्रोमोजोम नंबर 1 होगा ऐसा, तो यहाँ भी होगा मदर से 1 ऐसा। ऑटोजोमल ट्रेट डिसऑर्डर अगर डोमिनेंट है, इट मीन्स कि दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम पे जो अलील होंगे वो उस डिजीज के डोमिनेंट अलील होंगे। कोई डिजीज है जो मानो ए से काउज हो रहा है, ए, उस अलील का नाम दे रहे हैं ए, जैसे कि उस वक्त अलील का नाम दे रहे थे टी, टॉलनेस का टी दे रहे थे, आर दे रहे थे, डब्ल्यू दे रहे थे, कोई भी डिजीज मांग लेते हैं जिसका अलील है जो ए। अगर हम कहेंगे कि ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर जो है वो डोमिनेंट इन नेचर है, इट मीन्स व्हाट, कि ये इंडिविजुअल में जब तक ये दोनों होमोलोगस ट्रेट पे ए के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा तब तक उसको ये डिजीज नहीं होगी, तब तक इंडिविजुअल को ये डिजीज नहीं होगी। ओके, तो हम जानते हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है, डोमिनेंट ट्रेट जो है वो 2 केस में अपना एक्सप्रेशन दे सकता है, होमोजाइगस के केस में भी और हाइब्रिड के केस में भी, हेट्रोजाइगस के केस में भी। उसी तरह डिजीज़ भी, अगर कोई डिजीज़ ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो वो भी होमोजाइगस के केस में भी वो पर्सन एक्सप्रेस करेगा डिजीज़ को, और अगर उसका होमोलोगस क्रोमोजोम इस तरह का हेट्रोजाइगस इन नेचर है तभी वो पर्सन उस डिजीज़ को एक्सप्रेस करेगा। आप बात समझ गए? मीन्स कोई भी डिजीज़ डोमिनेंट या रिसेसिव होने का मतलब ये है कि वो डिजीज़ का जेनेटिक एलीलिक कंस्टिट्यूशन कैसा है उस इंडिविजुअल में और किस केस में वो इंडिविजुअल डिजीज्ड होगा। ये कोई पर्सन अगर एक किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और वो जेनेटिक डिजीज़ है, फिर हमें पता चला कि वो ऑटोजोमल डिजीज़ है, इसी कारणवश कि ये कोई भी पर्सन जेनेटिक डिसऑर्डर जो काउज हो रहा है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग पेडिग्री डायग्राम बनाते हैं। क्योंकि ये अगर कोई भी डिसऑर्डर डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा तो उनको जनरेशन में पास करने का कैरेक्टर अपना अलग अलग होगा। ओके, अब आप मेंडल के केस में जानते ही हैं कि अगर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और होमोजाइगस है तो इसके जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो इस जीन को कैरी करेंगे। ओके, और हम यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बात करेंगे ही करेंगे, तभी तो ऑफ स्प्रिंग बनेगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि बाय बैड लक ऐसे वुमेन से इसकी शादी हो गई जो वुमेन भी वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है, तब तो तुम्हारे ये जितने भी ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स के डिजीज़ हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी पास होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कोई इंडिविजुअल है वो किसी एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर से है और वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर डोमिनेंट इन नेचर है, इट मीन्स कि अगर वो ऐसा है
और फीमेल ऐसी है, फीमेल मानो कि ऐसी मिल गई जो हम चेक नहीं किए, कुछ नहीं किए, उसके मानो कि ब्यूटीनेस पे चले गए। इसीलिए कहा जाता है कि अब जीन एनालिसिस करके, ब्लड ग्रुप मिला के, जीन जेनेटिक लेवल पे टेस्ट करवा के तब जाके शादियां होनी चाहिए। जैसे ये औरत है और वो भी ये डिजीज से सफरर है और मानो कि उसका भी जेनेटिक ऐसा है, तो कैसा होगा, इसके गैमिट बनेंगे ऐसे ए और इसके गैमिट बनेंगे ऐसे ए और ए। ओके, देन सी दिस, all the sons and daughter will be affected। सारे सन एंड डॉटर जो हैं उनको ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स जो डोमिनेंट इन नेचर हैं वो पास ऑन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक कराना चाहते हैं, डॉक्टर के पास ये जाता है और डॉक्टर एक फ्लो चार्ट बनाना चाहता है, तो वो इनके दादा परदादा ऐसे पास करते हुए दिखाते हुए और ये आप इसको बता देगा कि ये आपके बच्चे में भी अब ऐसा फ्लो करेगा। दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस एंड पेडिग्री डायग्राम। ऑटोजोम्स के केस में हम लोग लड़का या लड़की नहीं देखते हैं, ये गर्ल है या मेल है या फीमेल है ये नहीं देखते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल से कोई बात ही नहीं हो रही है, दोनों का नॉर्मल सेक्स क्रोमोजोम है। लड़का है तो भी वो उतना ही अफेक्टेड होगा इस ऑटोजोमल डिजीज से जितना कि एक लड़की अफेक्टेड होगी। इसलिए ऑटोजोमल ट्रेट के केस में लड़का या लड़की का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इक्वल होता है अफेक्टेड होने का, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। लेकिन जब सेक्स लिंक में हम पढ़ेंगे वहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो ऑटोजोमल ट्रेट्स आपका अगर मानिए कोई डिसऑर्डर डोमिनेंट इन नेचर है तो वो कब होगा, जब उसका होमोजाइगस अलील ऐसा हो या वो हेट्रोजाइगस के कंडीशन में हो, तब वो जो डिसऑर्डर्स होगा वो इस पर्सन को अफेक्ट करेगा और वो एक्सप्रेस होगा। अगर कोई डिजीज है जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो कैसे पर्सन अफेक्टेड नहीं होंगे, ऐसे वाले जिनके क्रोमोजोम्स पे जो अलील हैं वो स्मॉल ए और स्मॉल ए के रूप में प्रेजेंट हैं। मीन्स अगर हमें और तुम्हें कोई भी ऐसा डिजीज प्रेजेंट नहीं है जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, मीन्स हमारा जो उस डिजीज के जगह पे जो अलील है वो जरूर रेसेसिव के कंडीशन में है, तभी हम उस टाइप के डिजीज से सफ़र नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, गड़बड़ी नहीं हुई है जो कि ये आपका डिजीज ऑटोजोमल डिसऑर्डर शो करे और डोमिनेंट इन नेचर वो शो करे। मीन्स if we are not suffering from any autosomal dominant disease, then what we will have our genetic allelic constitution small a, any letter you can take, small b, anything, means the alleles are present in homozygous recessive condition, then the dominant autosomal disorder will not appear in that individual। अब हम बात देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है पेडिग्री का वो मानो कि जैसे पहले चार्ट दिया रहता है और देखकर बताना रहता है कि वो ट्रेट जो है बताइए ऑटोजोमल डोमिनेंट है या रेसेसिव है। इस चीज़ को पकड़ने के लिए, जानने के लिए हमें हर डिजीज़ का ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव और सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रेसेसिव के कैरेक्टर्स को याद रखना होगा कि अगर कोई डिजीज है जो कि सेक्स लिंक्ड है तो वो कैसा अपना इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी शो करता है, अगर डोमिनेंट अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो वो कैसा अपना पेडिग्री फ्लो चार्ट में, पेडिग्री चार्ट में कैसा अपना इनहेरिटेंस शो करता है। जब आपको याद हो जाएगा तो आप पेडिग्री चार्ट देखकर कि इसके ऑफस्प्रिंग ऐसे हैं, इतने अफेक्टेड हुए, फिर इसके फर्दर ऑफस्प्रिंग ऐसे बने, तो देखकर आप बता सकते हैं कि ये ऑटोजोमल ट्रेट डोमिनेंट है, रेसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है। नाउ ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट को जानने के लिए हम ये पॉइंट्स को याद रखेंगे। हेट्रोजाइगोट्स आर अफेक्टेड। सी हेयर दिस पर्सन, दिस जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जिसका एलिलिक कंस्टिट्यूशन ऐसा रहेगा, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि डोमिनेंट बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बोथ के केस में
डोमिनेंट जो है अपना कैरेक्टर शो करता है, तो ऑफ कोर्स डिजीज भी अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो हेट्रोजाइगोट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। अफेक्टेड चिल्ड्रन यूजुअली हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। हम इस पॉइंट को समझेंगे कि अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन अफेक्टेड कब होगा, जब उसका एलीलिक ऐसा होगा या ऐसा होगा। ओके, अब हम ध्यान देंगे ये दोनों इसका कहाँ से आया होगा, एक इसकी माँ से आई होगी ये वाली अलील, और एक अलील कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। हम ऐसे अभी चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये अगर ऐसा है अफेक्टेड चिल्ड्रंस, हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसके सारे चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड हैं। ओके, मीन्स अगर ये इसी केस की बात कर रहे हैं तो ये मेल था तो इसको स्क्वायर बना देते हैं, और ये फीमेल थी तो इसको गोल राउंड बनाएंगे। इसके होप्स हो करिए अपने मन से, इसको मेल कर दीजिए, इसको फीमेल कर दीजिए, इसको मेल कर दीजिए, इसको फीमेल कर, सॉरी ये तो गैमेट थे, ये गैमेट थे। तो फिर ये गैमेट मिलने के बाद ये आपका मेल बना, फिर फीमेल बनी, फिर मेल बना, फिर फीमेल बनी। अगर देखेंगे कि इसके फ्लो चार्ट में सारे चिल्ड्रंस अफेक्टेड हैं, देन उसके दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे ही होंगे, क्योंकि एक बच्चा तो मानो एक अलील, एक गैमेट ऐसे और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया, लेकिन दूसरा भी अगर ऐसे ही ए आ रहा है, इट मीन्स इसका दूसरा अलीलिक, दूसरे गैमेट का फॉर्मेशन भी ऐसा ही हुआ है। ओके, यही कह रहा है कि अफेक्टेड चिल्ड्रन, अगर किसी आप चार्ट में देख रहे हैं कि उसके सारे चिल्ड्रन जो हैं अफेक्टेड है, इट मीन्स उसके पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे ही होंगे, और आप सोचने लगिएगा कि हम अलील अब इसका कैसा बनाएं। ओके, थोड़ा मैथमेटिक्स है, हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Two affected parents can produce unaffected children. Yes, of course, and this is the case. अगर मानो कोई मेल है जो कि ऑटोजोमल डिसऑर्डर उसको है, जैसे रिकेट्स जो है वो ऑटोजोमल जेनेटिक डिसऑर्डर भी डोमिनेंट है, देन मानिए अगर कोई मेल जो है वो सफ़र कर रहा है और मानो ऐसा से हेट्रोजाइगस उसका नेचर है उस डिजीज, ऑटोजोमल डिजीज़ का, फिर वो फीमेल किसी फीमेल से मैरिज करता है जो भी ऐसी ही है। ओके, इट इज़ बाय चांस, लक बाय चांस, देन मैटिंग हुई और इसके ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। मानो गेस करो लड़का बन गया, फिर लड़की बन गई, फिर लड़का बन गया, ओके, फिर लड़की बन गई। इसमें गैमेट फॉर्मेशन को हम लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप सोचो कि इसका दो तरीके का गैमेट बनेगा, स्मॉल ए एंड ये, इसका भी दो तरीके का बनेगा, ये और ये। ओके, अब देखो ये और बिग ए मिल गया, अफेक्टेड होंगे, ये अफेक्टेड हो जाएगा तो हम ऐसे दिखाएंगे। अब देखो ये बिग ए स्मॉल ए मिल गया, बिग ए स्मॉल ए, और ये मानो लड़की हो गई, ये तो इसके सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, इस ऑटोजोम्स पे बिल्कुल नहीं। ये लड़की हो गई, ये भी अफेक्टेड हो जाएगी। लेकिन फिर ये दोनों मिले, ये लड़का हुआ, ये भी अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये और ये मिले ए, देन ये अफेक्टेड नहीं होगा, एंड दिस चाइल्ड विल बी कंप्लीटली हेल्दी। तो ऑफ कोर्स अफेक्टेड पर्सन का अनअफेक्टेड बच्चा भी हो सकता है, और ये कहेंगे हम लोग सोसाइटी में कि ये ऐसा कैसे हो गया कि 3 बच्चे अफेक्टेड हैं और एक एकदम हेल्दी हो गया। दिस इज द रीजन, उसके पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर को कैरी कर रहे होंगे। आप एक बार में थोड़ा नहीं पकड़ पाइएगा, प्रैक्टिस करते हुए इसका हमेशा 1-2 फ्लो चार्ट का डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। 2 unaffected parents will not produce affected children. Of course, unaffected parents कैसे रहेंगे, जिनका अलीलिक कंस्टिट्यूशन ऐसा रहेगा तो कोई बात ही नहीं होती है। अगर ये पेरेंट एक मेल ऐसा है, इसकी मैटिंग होती है अगर दूसरे फीमेल से, ऑफ कोर्स गैमेट जो बनेंगे बिल्कुल हेल्दी बनेंगे, रिसेसिव, और ये जब भी मिलेगा ये हेल्दी वाला, हेल्दी सारे बच्चे हेल्थ, इसमें बीमारी होने की बात होती ही नहीं है कि 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो उनका बच्चा कभी भी
अफेक्टेड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोजोम्स डिसऑर्डर जो कि डोमिनेंट इन नेचर है। अगर ऑटोजोम डिसऑर्डर डोमिनेंट इन नेचर है तो आपको वो डिसऑर्डर ऐसा कैरेक्टर फॉलो करता है। अगर आपके ये कैरेक्टर याद रहेंगे तो हम देखो इस फ्लो चार्ट को देख के बता देंगे कि ये बच्चा अफेक्टेड है, ये इसमें 3 अफेक्टेड है, 1 अनअफेक्टेड है। 1 अनअफेक्टेड है मीन्स इसमें कोई भी एलील आया होगा जो कि दोनों रिसेसिव होगा, तो ऑफ कोर्स जो एलील आए होंगे वो इसके पेरेंट्स से ही आए होंगे, और ये दोनों एक माँ से आया होगा एक पिता से आया होगा, तो माँ पिता में एक अब रिसेसिव हो जाएगा, ऐसा हेट्रोजाइगस हो जाएगा। इस तरह का आपको सोचना होगा। बोथ मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों के फेज में ऐसा है कि आपका मेल एंड फीमेल दोनों जो है वो कोई मायने नहीं रखता है ऑटोजोम्स के डिजीज़ के केस में, क्योंकि सेक्स क्रोमोजोम टोटली हेल्दी है और वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑटोजोम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक जैसे होते हैं। पेडिग्री सो नो करियर्स। पेडिग्री जो है वो कोई करियर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो है वो डिजीज के जीन को अलील को कैरी तो कर रहा है लेकिन बीमार नहीं है, उस डिजीज का सफरर नहीं है। ओके, हम जब ऑटोजोम्स रिसेसिव की बात करेंगे उसमें करियर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑटोजोम डोमिनेंट के केस में कोई भी जो पेरेंट होता है वो करियर नहीं होता है, क्योंकि करियर यहाँ पे मानिए ये दोनों आपके अफेक्टेड हो गए और ये नॉन अफेक्टेड हो गया, तो कहीं इसके अलावा तो कोई और जेनेटिक एलीलिक कंस्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता है। ये दोनों अफेक्टेड ही हैं और ये नॉन अफेक्टेड ही है, और करियर का मतलब हुआ कि उसका एक अलील होमोजाइगस या 2 अलील में से एक अलील वो पेरेंट कैरी करता रहेगा। आप करियर ज़्यादा अच्छा रिसेसिव में समझेंगे। पेडिग्री सो नो करियर्स। दिस इज द हिंट फ्रॉम मी दैट प्लीज रिमेंबर ऑल दीज types, all these characters of autosomal dominant trait. You have to remember this, okay? एंड आपको हमेशा एक पेडिग्री चार्ट देकर गेस करते रहिए। ऐसा ऑफस्प्रिंग है तो अलील कैसा हुआ होगा, उसके पेरेंट्स में कैसे क्रोमोजोमल में अलील की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई होगी, ये गेस करेंगे तभी आप इस डिजीज़ को पकड़ पाएंगे। और आपके एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट देकर क्वेश्चन ऐसा आता है, चेक इट इज़ ऑटोजोमल डोमिनेंट, विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इट हैज़, और आपको क्रॉसिंग कराने के लिए भी आएगा कि इफ़ वन पेरेंट इज ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेंट इज अफेक्टेड बाय ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड ही मैटेड विथ अ हेल्दी वुमेन, तो जब वो बोल दिया कि ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है मेल का, तो ऑफ कोर्स फीमेल हेल्दी है, इट मीन्स फीमेल रिसेसिव होगी, टोटली रिसेसिव। हेल्दी कब होता है? नॉन अफेक्टेड इस केस में। तो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं शार्पली इस केस में याद रखने होंगे, और वीडियो को आप धीरे धीरे जितने पॉइंट तक समझ में आए पहले समझिए, फिर लिखिए और फिर वीडियो को देखिए। लिंक ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। एनसीईआरटी इस पॉइंट पे को ज़रा स्किप कर गया है और डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन हमें सॉल्यूशन करने के लिए इन सभी पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है। Okay, in the next video I will teach you autosomal recessive disorders.